दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड वो सारी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, वरना हजारों का प्रीमियम भरने के बाद भी आपको लाखों का चूना लग सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपको उन सारे बेसिक्स के बारे में बताएगा जो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है। साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी गलतियां जो अनजाने में हमारे हाथ से हो जाती है, जिसके बदौलत जब हम हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम करते हैं तो हजारों का प्रीमियम भरने के बाद भी हमको लाखों का बिल खुद की जेब से भरना पड़ जाता है। और दोस्तों एक मिडिल क्लास आदमी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद भी अगर लाखों का बिल भरना पड़े तो वो किसी स्कैम से कम नहीं होता है। तो दोस्तों ये सारे स्कैम जो हमारे साथ हो सकते हैं वो भी इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, ताकि आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस का पूरा बेनिफिट उठा सके और कंपनीज के जो छोटे छोटे पॉलिसी वर्डिंग्स होते हैं उसमें ना फंस के रह जाए। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि हमको हेल्थ इंश्योरेंस क्यों खरीदना है और खरीदना है तो किस तरह से खरीदना है। दोस्तों इंश्योरटेक्लम जो कि एक रिसर्च एजेंसी है, उसका इस साल का रिपोर्ट कहता है कि भारत में मेडिकल इन्फ्लेशन का दर तकरीबन 14% से 15% के बीच में है। मतलब कि दोस्तों इस साल अगर किसी ऑपरेशन की कॉस्ट 1 लाख रुपए होगी तो अगले साल उसी सर्जरी की कॉस्ट आपको 1,15,000 के आसपास दिखेगी। और दोस्तों अनजाने में आने वाले इस मेडिकल इमरजेंसी के लिए अगर हम खुद को सेफगार्ड नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम गरीबी की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। और दोस्तों आप में से कई लोग होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि भाई मैं पैसा बचा लूंगा, पैसे को इन्वेस्ट करके उसको इतना बढ़ा लूंगा कि जब भी कोई मेरा मेडिकल का खर्चा आएगा उसको मैं पूरी तरह से कवर कर लूंगा। तो दोस्तों आपकी ये सोच बहुत गलत साबित हो सकती है, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत कम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है जो आपको सालाना 16 से 17% का रिटर्न यहां पर दे सके। और दोस्तों फाइनेंशियल प्रूडेंस के प्रिंसिपल्स कहते हैं कि अगर आप किसी भी तरह की इन्फ्लेशन को मनी मैनेजमेंट से या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से बीट नहीं कर सकते तो आपको इंश्योरेंस लेकर उस रिस्क को कवर कर लेना चाहिए। और दोस्तों जिन लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है और अगर उनको यह लग रहा है कि उनके हेल्थ इंश्योरेंस लेने से उनका सारा मेडिकल का खर्चा कवर हो जाएगा तो उनको इस विचार पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा केस भी दिखाऊंगा जहां पर आपका सम अश्योर्ड 15 लाख का होगा, आपका बिल बना होगा 10 लाख का, लेकिन फिर भी आपको जो पैसा रिम्बर्सिबल होगा वो होगा 4 से 5 लाख की रेंज में। मतलब तकरीबन 5 से 6 लाख का यहां पर चूना आपको लगाया जा सकता है। और दोस्तों ये ऐसी छोटी बारीकियों की वजह से ही हो जाता है जो शायद हम पॉलिसी लेते वक्त पढ़ना भूल जाते हैं, और ये वीडियो उसी जागरूकता के लिए दोस्तों मैंने आज आपके सामने बनाया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें हम कवर करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस के बेसिक्स और जानेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त हमको ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमको लाखों का चूना ना लगे। हेल्थ इंश्योरेंस का पहला बेसिक समझने के लिए दोस्तों आपको पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज सम अश्योर्ड एंड व्हाट इज प्रीमियम। दोस्तों सम अश्योर्ड होता है मैक्सिमम मेडिकल कवरेज जो आपको मिलेगा हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेडिकल इमरजेंसी 5 लाख रुपए तक की कवर हो जाए तो इस 5 लाख के फिगर को दोस्तों हम कहेंगे सम अश्योर्ड। अब दोस्तों इस 5 लाख के सम अश्योर्ड को लेने के लिए आपको सालाना एक इंस्टॉलमेंट भरना पड़ेगा जिसको हम कहेंगे प्रीमियम। अब दोस्तों जो प्रीमियम होता है ये आपके एज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी एज कम है तो आपको प्रीमियम कम लगेगा, अगर आपकी एज ज्यादा है तो आपको प्रीमियम ज्यादा लगेगा। अगर आप बड़े शहरों में रहते हो तो आपको यहां पर प्रीमियम ज्यादा लगेगा। वही अगर दोस्तों आप एक छोटे शहर में या किसी गांव में रहते हो तो आपको प्रीमियम कम लगेगा। उसी तरह से दोस्तों अगर आपको पहले से कुछ बीमारियां हैं तो इस बीमारियों को काउंटर करने के लिए आपका प्रीमियम कंपनी की तरफ से बढ़ा दिया जाता है। वही अगर दोस्तों आप कंप्लीटली हेल्दी फिट एंड फाइन है, आपको प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस कुछ भी नहीं है, तो आपका प्रीमियम यहां पर कम हो जाएगा। तो दोस्तों जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो आपको पॉलिसी लेते वक्त आपका एज सही तरह से बताना है, आपका लोकेशन सही तरह से बताना है और आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन भी सही तरह से बतानी है, क्योंकि दोस्तों इन तीनों इंफॉर्मेशन की बेसिस पर ही आपका प्रीमियम सेट होता है। और इसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपने कंपनी को गलत दी है तो आगे जाके नॉन डिस्क्लोजर फॉर्मेट के तौर पर या रॉन्ग इंफॉर्मेशन देने के तौर पर आपका क्लेम रिजेक्ट करने की संभावना बढ़ जाती है। और दोस्तों अगर सम अश्योर्ड की बात करें तो हो सकता है कि आज हमने 5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड लिया हो, लेकिन कल जाके आपको लगेगा कि मेरा सम अश्योर्ड बढ़ना चाहिए, 10 लाख का होना चाहिए, 15 लाख का होना चाहिए। तो याद रखिएगा जब भी आप पॉलिसी रिन्यू करते हैं तो आप अपना सम अश्योर्ड बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके साथ दोस्तों आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा। अब दोस्तों क्योंकि हम हेल्थ इंश्योरेंस के पहले बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको पहली गलती के बारे में भी जान लेनी चाहिए जो हमारे हाथ से यहां पर हो सकती है, और यह गलती दोस्तों प्रीमियम और लोकेशन की वजह से हो सकती है। दोस्तों जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस का फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पर हमको हमारा लोकेशन सही तरह से बताना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आप किसी छोटे गांव से बिलोंग कर रहे हो और आप किसी बड़े शहर में काम करने के लिए आ गए हो, और जब आपने हेल्थ इंश्योरेंस का फॉर्म भरा तो आपने गलती से अपने गांव का एड्रेस दे दिया
और दोस्तों इसका रिवर्स भी हो सकता है कि आप एक्चुअली पहले किसी बड़े शहर में रह रहे थे, लेकिन अब आप किसी छोटे गांव में चले गए हो और जब आपने फॉर्म भर दिया तो आपने गांव के जगह बड़े शहर का वहां पर लोकेशन दे दिया। और दोस्तों क्योंकि आपने गलत लोकेशन दिया है तो आपका प्रीमियम भी गलत काउंट होगा, क्योंकि बड़े शहरों का प्रीमियम ज्यादा होता है और छोटे शहरों का या गांव का प्रीमियम दोस्तों कम होता है। अब दोस्तों ये जो लोकेशन डिक्लेयर करने की जो गलती आपके हाथ से हो गई, ये सिर्फ आपके प्रीमियम को अफेक्ट नहीं करती, ये आपके मेडिकल क्लेम को भी अफेक्ट कर जाती है। समझ लीजिए आपने आपका एड्रेस दिया था किसी गांव का, तो आपका प्रीमियम कम कैलकुलेट हुआ और आप उस जोन में नॉमिनेट हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपकी पॉलिसी जोनल टाइप की है, जोनल मेडिकल क्लेम को एंटरटेन करती है, और आप अगर किसी गांव से निकलकर बड़े शहर जैसे कि मुंबई या हैदराबाद में आकर आप ट्रीटमेंट लेते हो, तो आपका पूरा मेडिकल बिल दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी सेटल नहीं करेगी। वो आपको बोलेगी कि आपको यहां पर कोपे ऑप्ट करना होगा और कम से कम 20% पैसा अपने जेब से भरना होगा, उसके बाद ही आपका क्लेम सेटल किया जा सकता है। इसीलिए दोस्तों जब भी आप अपना इंश्योरेंस का फॉर्म भरें तो अपना लोकेशन सही तरह से बताएं, ताकि सामने जाके क्लेम में आपको कोई दुविधा ना हो। उसी तरह से दोस्तों पॉलिसी लेते वक्त इस बात को इंश्योर करें कि आपकी पॉलिसी पैन इंडिया टाइप की हो, ना कि जोनल पॉलिसी हो, क्योंकि जब भी आप जोनल पॉलिसी लेंगे तो इस तरह के कोपे वाले कंडीशन जो मैंने आपको बताया वो वहां पर अराइज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी पैन इंडिया टाइप की है तो आपका प्रीमियम भी पैन इंडिया टाइप पर कैलकुलेट होता है और आपका मेडिकल क्लेम भी दोस्तों पैन इंडिया टाइप पे 100% यहां पर आप क्लेम कर सकते हो। अब आइए हेल्थ इंश्योरेंस के दूसरे बेसिक को जानते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल इंश्योरेंस प्लान एंड फैमिली फ्लोटर प्लान। दोस्तों आप इंश्योरेंस चाहे तो इंडिविजुअल बेसिस पे भी ले सकते हैं, या तो फैमिली को टोटली इन्वॉल्व करके भी दोस्तों आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन यहां पर फर्क ये पड़ जाएगा कि अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पे लेते हो तो इंडिविजुअल बेसिस पे हर आदमी को सम अश्योर्ड पूरी तरह से अश्योर्ड होगा, लेकिन उसका प्रीमियम आपको ज्यादा पड़ेगा। अगर दोस्तों एग्जांपल के तौर पर बताऊं, आपके घर में 4 लोग हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर आदमी को 10 लाख का कवरेज मिले तो आपको हर आदमी के लिए हो सकता है 10,000 रुपए पे करना पड़े। मतलब कि हर आदमी के 10 लाख के कवरेज के लिए, मतलब कि टोटल 40 लाख के कवरेज के लिए आपको तकरीबन 40,000 रुपए का प्रीमियम यहां पर भरना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन योर एज। लेकिन वहीं पर दोस्तों अगर आप फैमिली फ्लोटर प्लान लेते हो तो आपको पूरे फैमिली के लिए एक 10 लाख का कवरेज मिल जाएगा, जो आप किसी भी मेंबर के लिए यूज कर सकते हो। ये 10 लाख का कवरेज आप मेंबर्स के बीच में स्प्लिट कर सकते हो और इसके लिए आपको एक छोटा सा प्रीमियम भरना होगा जो इन द रेंज ऑफ 15,000 के आसपास आ सकता है। अब दोस्तों जो 40,000 और 15,000 का फिगर मैं आपको बता रहा हूं, ये अज्यूम करके बता रहा हूं कि सुनने वाला जो व्यक्ति है वो तकरीबन 25 से 35 साल के बीच का होगा, जहां पर प्रीमियम कम पड़ता है। लेकिन वहीं पर दोस्तों अगर किसी व्यक्ति की एज ज्यादा होगी तो उसका प्रीमियम बढ़ेगा, लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा कि अगर आप इंडिविजुअल बेसिस पर लेते हो तो आपका हर व्यक्ति को टोटल 10 लाख का कवरेज यहां पर मिल सकता है या 5 लाख का कवरेज मिल सकता है, जो भी आपका सम अश्योर्ड होगा, लेकिन उसके हिसाब से दोस्तों उसको प्रीमियम भी ज्यादा भरना पड़ेगा। लेकिन फैमिली को अगर आप एक साथ कवर कर लेते हो फैमिली फ्लोटर प्लान में, तो आपको एक टोटल एग्रीगेट कवर मिलता है जहां पर आपका प्रीमियम कम हो जाता है। अब दोस्तों जनरली हम ये बात को मान सकते हैं कि एक परिवार में सारे लोग एक साथ बीमार पड़ना ऐसा बहुत रेयर इंसिडेंस होता है। साल में 1 या 2 व्यक्ति बीमार पड़ते हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। इसीलिए दोस्तों फैमिली फ्लोटर प्लान जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन दोस्तों जब हम फैमिली फ्लोटर प्लान की बात कर रहे हैं तो हमको एक ऐसी गलती समझनी होगी जो हमारे हाथ से हो सकती है, जिससे हमको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब दोस्तों फैमिली फ्लोटर प्लान में जितने भी फैमिली मेंबर्स कवर्ड होंगे, उनमें से जो व्यक्ति सबसे बड़ा होगा, जिसकी एज सबसे ज्यादा होगी, उसी के एज के बेसिस पे दोस्तों यहां पर फैमिली फ्लोटर प्लान का प्रीमियम डिसाइड होता है। आप समझ लीजिए आपके घर में 6 लोग हैं, मतलब कि आप, आपकी पत्नी, आपके 2 बच्चे, आपके माता पिता। तो दोस्तों अगर आप ये 6 लोगों को एक प्लान में कवर कर लेंगे तो जो घर के सबसे बड़े व्यक्ति होंगे, मतलब कि अगर आपके पिताजी सबसे बड़े होंगे तो उनके एज के हिसाब से दोस्तों फैमिली फ्लोटर प्लान का पूरा प्रीमियम यहां पर डिसाइड होगा और ये आपको बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि अगर पेरेंट 60 ईयर्स के ऊपर है तो इंश्योरेंस प्रीमियम दोस्तों 50,000 के ऊपर भी जा सकता है। जबकि अगर आप इन 2 लोगों को स्प्लिट कर दें, मतलब कि अगर आपके पेरेंट्स को स्प्लिट कर दे और आपके बाकी परिवार को स्प्लिट कर दे, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सस्ते में मिल सकता है। दोस्तों इस बात को फिर से एक बार सुनिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस नहीं लेना, मैं ये कह रहा हूं कि पेरेंट्स के लिए एक अलग इंश्योरेंस लेना है और बाकी फैमिली के लिए एक अलग इंश्योरेंस लेना है, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स का दोस्तों इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो बहुत महंगा होता है। अगर आप उसको फैमिली फ्लोटर में ऐड कर लेंगे तो आपका प्रीमियम इतना ज्यादा होगा जो फाइनेंशियली वायबल नहीं होगा और जो फाइनेंशियल लॉजिक के साथ में प्रूडेंट नहीं होगा। तो दोस्तों आपका फाइनेंशियल मित्र होने के नाते मैं आपको इसी बात का सुझाव दूंगा कि जब भी आप इंश्योरेंस ले तो फैमिली फ्लोटर प्लान ले, ताकि आपकी पूरी फैमिली एक कवरेज से कवर हो और आपको प्रीमियम कम पड़े। लेकिन ऐसा करते हो सीनियर सिटीजन्स का जो इंश्योरेंस है दोस्तों अलग से ले और बाकी परिवार का इंश्योरेंस अलग से ले।
दोस्तों आइए हेल्थ इंश्योरेंस के तीसरे बेसिक के बारे में पता करते हैं, मतलब कि क्या होता है वेटिंग पीरियड का कंसेप्ट। दोस्तों जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आपको 2 या 3 तरह के वेटिंग पीरियड के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। जो पहला आम तरह का वेटिंग पीरियड होता है वो होता है इनिशियल वेटिंग पीरियड, मतलब कि जैसे ही आप कोई पॉलिसी खरीदते हो तो हर कंपनी आपको 30 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड देती है। आप पहले 30 दिनों में कोई भी डिजीज के लिए इस पॉलिसी को क्लेम नहीं कर सकते। अब दोस्तों हो सकता है कि इस बात को सुनने के बाद आपके दिमाग में एक डाउट आ जाए कि भाई पहले 30 दिन में अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। तो दोस्तों जनरली मैक्सिमम पॉलिसीज जो होती है एक्सीडेंट को कवर करती है लेकिन डिजीज को कवर नहीं करती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूं, समझ लीजिए आपने पॉलिसी ली और आपके बच्चे को 15 दिन के अंदर ही डेंगू हो गया, तो इंश्योरेंस पॉलिसी इस क्लेम को खारिज कर देगी, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन समझ लीजिए अगर आपका एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट में आपको चोट लग गई, आपको हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ गया, तो इंश्योरेंस पॉलिसी इस चीज को कवर करेगी। तो जब भी आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले तो इस बात को इंश्योर करें कि इनिशियल 30 डेज का वेटिंग पीरियड तो हो लेकिन उसमें एक्सीडेंट जरूर कवर हो। इस बात को दोस्तों आपको इंश्योर करना चाहिए। अब दोस्तों जो दूसरा वेटिंग पीरियड होता है वो होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड, मतलब कि प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स का वेटिंग पीरियड। अगर समझ लीजिए आपको बीपी है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है और ऐसी कोई और एग्जिस्टिंग आपकी मेडिकल कंडीशन है तो इसको कहा जाएगा प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। तो दोस्तों जब भी आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के बारे में पहले डिस्क्लोजर दे देना चाहिए, आपको पहले ही बता देना चाहिए कि फलाना फलाना कंडीशन मेरे साथ है। अब दोस्तों जनरली सारी पॉलिसीज जो होती है 2 साल से लेकर 4 साल तक का प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड यहां पर रखती है। तो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे तो आपको इंश्योर करना है कि ये जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड है ये जितना कम हो सके उतना बेहतर है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी दोस्तों आपको यहां पर राइडर भी ऑफर करती है कि अगर आप उनको थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा दे देंगे तो वो आपको इन डिजीजेस के लिए भी इंस्टेंट कवर यहां पर देने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो आपने इस कवर को लेना चाहिए। जब आप पेरेंट्स की बात करते हैं, पेरेंट्स का इंश्योरेंस आप अलग से ले रहे हैं तो वहां पर आपको इस राइडर को जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आपको चाहे पता हो या ना हो अगर आपकी पेरेंट्स की एज 55 के ऊपर है तो उनको कोई ना कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज होने की संभावना बढ़ जाती है और यहां पर दोस्तों आपको राइडर लेके उन डिजीज को कवर कर लेना चाहिए। दोस्तों जो तीसरा वेटिंग पीरियड होता है वो होता है स्लो ग्रोइंग डिजीजेस के लिए, मतलब कि दोस्तों ह्यूमन बॉडी में कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो आज मैनिफेस्ट नहीं होंगे लेकिन धीरे धीरे आपके बॉडी में बढ़ रहे होंगे और 2 या 3 साल बाद दोस्तों वो आपके शरीर में बाहर से रिफ्लेक्ट करने लगेंगे। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं तो किडनी स्टोन का एग्जांपल दिया जा सकता है, हर्निया का एग्जांपल दिया जा सकता है, लिवर सिरोसिस का एग्जांपल दिया जा सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें धीरे धीरे ग्रो होती है और हमारे बॉडी में होते रहती है और कभी ना कभी दोस्तों ये मैनिफेस्ट हो जाती है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी जनरली ऐसे स्लो ग्रोइंग डिजीजेस के लिए 48 मंथ्स का, मतलब कि 2 साल से लेकर 4 साल तक का दोस्तों यहां पर वेटिंग पीरियड रखती है। कुछ कंपनी 24 महीने का रखती है, कुछ कंपनी 48 महीने का रखती है। तो दोस्तों जब भी आप पॉलिसी लें तो इस वेटिंग पीरियड के बारे में भी जान लें। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों ये होगी कि वेटिंग पीरियड जितने कम होंगे उतने आपके फायदे के होंगे। अगर आपकी फैमिली हेल्दी है, यंग एज की है, तो आप वेटिंग पीरियड की थोड़ी चिंता ना भी करें तो भी चल जाएगा। अगर आपकी एज थोड़ी ज्यादा है, आपके बॉडी में कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो पहले से प्री एग्जिस्ट करती है, तो आपको उसको डिस्क्लोज भी करना चाहिए और उसका राइडर भी लेना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वेटिंग पीरियड का ये जो कंसेप्ट है ये आपको समझ में आ चुका होगा और इसको किस तरह से कम करना है दोस्तों इसी के ऊपर हमारी पूरी कोशिश यहां पर होनी चाहिए। अब आइए जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड चौथा बेसिक्स, मतलब कि क्या होगा डिफरेंस बिटवीन अ ग्रुप इंश्योरेंस और अ कॉर्पोरेट प्लान एंड एन इंडिविजुअल प्लान। दोस्तों जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनीज होती है ये आपको कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जरूर ऑफर करेंगी, क्योंकि दोस्तों कंपनी में जब 1000-2000 लोग काम करते हैं तो उन 1000-2000 लोगों का एक बंडल बना के जब वो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हैं तो उनको प्रीमियम कम पड़ता है और उनके सारे एम्प्लॉयज जो है इजीली कवर भी हो जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कॉर्पोरेट इंश्योरेंस प्लान जो होते हैं वो बहुत एफिशिएंट होते हैं और यहां पर मेडिकल क्लेम सेटलमेंट बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन दोस्तों ये कॉर्पोरेट प्लान आपको सिर्फ तब तक ही मदद कर सकते हैं जब तक आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं। जिस दिन आपने ये कंपनी छोड़ दी, अगर आपने कोई और जॉब ढूंढ लिया या आप इस कंपनी से रिटायर हो गए तो आपका ये कवरेज परमानेंटली चला जाता है। अब दोस्तों कॉर्पोरेट प्लान के साथ एक बात होती है कि क्योंकि कॉर्पोरेट प्लान एक बंडल ऑफ पीपल के लिए बना गया है, ये प्लान दोस्तों पोर्टेबल नहीं होता। अगर आप इंडिविजुअली इस कंपनी को छोड़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका वही कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान किसी और कंपनी में पोर्ट हो जाए तो वो यहां पर नहीं होता है और आपका जो वेटिंग पीरियड का जो बेनिफिट है आप कंप्लीटली यहां पर खो देते हो। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप किसी कंपनी में 12 साल से काम कर रहे थे और आप वहां के कॉर्पोरेट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान से कवर्ड थे, तो आपके पूरे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज दोस्तों उस प्लान में कवर्ड थे। लेकिन जैसे ही आपने वो कंपनी छोड़ी,
आपका वो प्लान पोर्ट नहीं हो पाया, और क्योंकि वो प्लान पोर्ट नहीं हो पाया, आपका पूरा जो वेटिंग पीरियड का बेनिफिट था वो कंप्लीटली आपने लूज कर दिया। और इसकी वजह से दोस्तों अब जब आप फिर से नया इंश्योरेंस लेंगे तो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हो चुका है तो अब उसके लिए दोस्तों आपको वेट करना होगा, क्योंकि नया प्लान जो है वो आपके मेडिकल क्लेम में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को कवर नहीं करने वाला। अब दोस्तों कॉर्पोरेट प्लान में एक और प्रॉब्लम होता है कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ने किसी एक कंपनी को एक कॉर्पोरेट प्लान ऑफर किया था, लेकिन खुदा ना खास्ता उन दो कंपनीज का रिलेशन खराब हो गया और अब कॉर्पोरेट ने किसी और कंपनी के साथ में एक और इंश्योरेंस प्लान ले लिया, तो दोस्तों वो भी जीरो से स्टार्ट हो जाता है और वहां पर भी वेटिंग पीरियड फिर से बढ़ जाता है। और दोस्तों ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं होता। तो दोस्तों ऐसे सिनेरियो में एक एम्प्लॉय क्या करे? तो दोस्तों एम्प्लॉय के पास में सिर्फ दो ऑप्शन बच जाते हैं, या तो वो कंपनी ना छोड़े, या तो दोस्तों साथ ही साथ में एक छोटा सा मिनिमम सम अश्योर्ड का एक इंश्योरेंस प्लान साथ साथ में लेके चले, ताकि आपके फैमिली का जो वेटिंग पीरियड है वो कवर होते रहे। और खुदा ना खास्ता अगर आपने अपने बेनिफिट के लिए कोई ऐसा डिसीजन ले लिया कि आपको ये कंपनी छोड़नी है, तो आप अपने इंडिविजुअल प्लान का सम अश्योर्ड बढ़ाकर वहां पर खुद को मेडिकली कवर कर सकते हो। अगर एग्जांपल देना चाहूं कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको ऑलरेडी वहां पर कॉर्पोरेट इंश्योरेंस प्लान में अच्छा खासा कवर दे रखा है, तो दोस्तों साथ ही साथ 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए का एक छोटा सा इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर प्लान भी लेकर चलिए, जहां पर आपके फैमिली मेंबर्स पूरी तरह से कवर्ड हो और आपको कम से कम प्रीमियम में दोस्तों सिर्फ कंटिन्यूटी मिलते रहे। अगर सोचिए 10 साल बाद आपने वो कंपनी छोड़ दी और आप इंडिपेंडेंटली खुद का बिजनेस सेट करने के लिए निकल गए, तो आपके पास में ऑलरेडी 10 साल की हिस्ट्री होगी जहां पर आपने प्लान्स लिए हुए थे, और इससे आपका कोई भी क्लेम वेटिंग पीरियड की वजह से तो रिजेक्ट नहीं होगा। अब दोस्तों जब मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं तो मैं आपको बता दूं, यहां पर डेफिनेटली जब आप एक एडिशनल प्लान लेंगे तो आपको एक छोटा सा प्रीमियम का खर्चा अलग से देना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों जब मेडिकल खर्चा आ जाता है तो वो लाखों में आता है, 5-5 लाख 10-10 लाख का खर्चा आ जाता है। और वहां पर अगर वेटिंग पीरियड की वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता। उसीलिए दोस्तों आप एक छोटा सा इंश्योरेंस प्लान मिनिमम सम एश्योर्ड का, मिनिमम प्रीमियम का एक साथ में लेके चले, ताकि आप इस सिचुएशन से बच सके। अब दोस्तों बहुत सारे कॉर्पोरेट प्लान इतने अच्छे होते हैं कि वो आपको ऑप्शन देते हैं कि जब आप किसी इंश्योरेंस कंपनी का कॉर्पोरेट प्लान छोड़ के बाहर निकल रहे हैं तो आप उन्हीं के किसी और इंडिविजुअल प्लान में शिफ्ट हो जाए, जिसके साथ साथ आपका जो भी वेटिंग पीरियड का बेनिफिट है, कंटिन्यूटी का बेनिफिट है, वो आपको मिलते रहेगा। और दोस्तों ऐसा मैंने जनरली एचडीएफसी अर्गो के साथ देखा कि एचडीएफसी अर्गो जहां पर भी ग्रुप इंश्योरेंस प्लान ऑफर करता है या कॉर्पोरेट प्लान ऑफर करता है, वहां से जब कोई मेंबर बाहर जाता है, वो अगर एचडीएफसी को कांटेक्ट करेगा तो एचडीएफसी अर्गो उसको अलग से एक इंडिविजुअल प्लान दे देगा जो वहां पर कंटिन्यूटी मेंटेन करने में उसको हेल्प करता है। तो दोस्तों अगर ऐसा कुछ ऑप्शन है तो आप ये भी दोस्तों मद्देनजर रख सकते हैं और इसका भी फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कॉर्पोरेट प्लान, ग्रुप इंश्योरेंस प्लान और इंडिविजुअल प्लान, इनका एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन खुद के लिए आपको कैसा बनाना चाहिए, इस बात पे मैं आपको क्लैरिटी यहां पर दे पाया। अब दोस्तों क्योंकि हमने इस पॉइंट में पोर्टेबिलिटी की बात की, तो हमारा जो 5वां बेसिक पॉइंट होगा वो होगा पोर्टेबिलिटी के बारे में ही। अब दोस्तों पोर्टेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, मतलब कि आपने किसी एक प्लान में पहले हेल्थ इंश्योरेंस लिया था, अब आप उस कंपनी से खुश नहीं है, आप अपना प्लान बदलना चाहते हैं, आप किसी और कंपनी में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उसके जो भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के जो वेटिंग पीरियड होंगे या उसके जो भी पहले के बेनिफिट्स होंगे, वो अगर आप कवर करना चाहते हैं नेक्स्ट प्लान में भी, तो दोस्तों इस फीचर को कहते हैं पोर्टेबिलिटी। और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होती है IRDAI, ये इसको अलाउ करती है। लेकिन दोस्तों जब भी आपको इंश्योरेंस प्लान लेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपका प्लान पोर्टेबल है या नहीं है। अब दोस्तों आप बोलेंगे सारे इंश्योरेंस प्लान तो पोर्टेबिलिटी देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ऐसे कई केसेस देखे जहां पर आपका 5 लाख का सम इंश्योर्ड है लेकिन पॉलिसी पोर्टेबल नहीं है, और पॉलिसी अगर आपको पोर्ट करनी है तो आपको कम से कम 7 लाख का सम इंश्योर्ड लेना पड़ेगा। अब दोस्तों एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूं तो केयर सुप्रीम का जो डायरेक्ट प्लान होता है, पहले इसमें 5 लाख का ऑप्शन ऑफर किया जाता था, 7 लाख का ऑप्शन भी ऑफर किया जाता था और 10 लाख का ऑप्शन भी ऑफर किया जाता था। लेकिन दोस्तों अगर आप 5 लाख का ऑप्शन ले लेते थे तो आपकी पॉलिसी नॉन पोर्टेबल हुआ करती थी। अगर आपको पोर्ट करना है तो आपको अगले साल अपना इंश्योरेंस कवरेज बढ़ा के 7 लाख का करना होगा, और उसके 1 साल बाद ही दोस्तों आप किसी और प्लान में शिफ्ट कर सकते थे। तो दोस्तों जब भी आप प्लान ले तो यहां पर इंश्योर करें कि आपकी पॉलिसी पहले दिन से ही पोर्टेबल हो। और दोस्तों पोर्टेबल जब आप पॉलिसी बोलते हो तो पोर्टेबिलिटी यूज कैसी करनी है मैं आपको बता दूं। जब भी आप किसी प्लान को लेते हो तो 10 महीने तक तो दोस्तों आप उसको पोर्ट नहीं कर सकते। लास्ट के जो 2 महीने होते हैं वहां पर दोस्तों आप उसको पोर्ट कर सकते हो, मतलब कि कम से कम 60 दिन बचे होने चाहिए, तभी दोस्तों आप उसको पोर्ट कर सकते हो। दोस्तों जब मैं 60 दिन की बात कर रहा हूं, मतलब कि 60 दिन से ज्यादा का अगर पीरियड आपके पॉलिसी में बचा हुआ है तो आप उसको पोर्ट नहीं कर सकते हो। 60 दिन से कम का पीरियड अगर आपका बचा हुआ है तो ही दोस्तों आप उस पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हो।
और दोस्तों 60 दिन से लेकर 45 दिन का जो पीरियड होता है, इस पीरियड में ही दोस्तों आपको यहां पर पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन मिलता है, मतलब कि सिर्फ 15 दिन का विंडो मिलता है और इस 15 दिन के विंडो को दोस्तों आपने यूटिलाइज करना चाहिए अगर आप अपने इंश्योरर के साथ में खुश नहीं हो तो दोस्तों पोर्टेबिलिटी का ये जो ऑप्शन IRDAI ने लोगों को दिया है, ये बहुत अमेजिंग ऑप्शन है, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ आता है। तो दोस्तों जब भी आप कोई पॉलिसी ले तो उसकी कंडीशंस अच्छे से पढ़े कि पोर्टेबिलिटी से रिलेटेड उसकी कंडीशन किस तरह से, और अगर आप किसी कंपनी से दुखी हो जाते हैं तो आप पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन यूज करके पॉलिसी को पोर्ट कर सकते हो किसी और कंपनी में, लेकिन इसके लिए आपको गाइडलाइंस डेफिनेटली फॉलो करनी होगी। और एक फाइनेंशियल मित्र के तौर पर मैं आपको बता दूं, जो बेस्ट टाइम होता है वो होता है लास्ट के 60 डेज या लास्ट के 45 डेज, इन दोनों के बीच का जो 15 दिन का टाइम होता है दोस्तों, यहां पर अगर आप पोर्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो 6th कंसेप्ट हमको समझने की जरूरत है वो होगा कोपे एंड डिडक्टिबल का। अब दोस्तों कोपे और डिडक्टिबल दो अलग चीजें हैं, लेकिन इन दोनों अलग अलग चीजों का जो इंपैक्ट आपके पॉलिसी पर पड़ता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर पड़ता है। अब दोस्तों कोपे क्या होता है? कोपे ये होता है दोस्तों कि अगर आपने किसी इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते वक्त कोपे का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, मतलब कि 20% कोपे का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो जब भी आप किसी क्लेम को लॉन्च करेंगे, अगर आप कोई क्लेम सेटल करने की बात करेंगे, तो आपको कम से कम 20% जो क्लेम का अमाउंट होगा वो खुद देना पड़ेगा, और जो बचा हुआ अमाउंट होगा वही आपका क्लेम के लिए एडमिसिबल किया जाएगा। अब दोस्तों अगर एग्जांपल के तौर पर समझाने की कोशिश करूं तो समझ लीजिए कि आपने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया जिसका सम एश्योर्ड 10 लाख का और आपका बिल 1 लाख रुपए का आ गया। अब दोस्तों अगर आपने ये डायरेक्टली बिना किसी कोपे ऑप्शन के लिया है तो आप पूरा 1 लाख का क्लेम यहां पर कर सकते हो, लेकिन अगर दोस्तों आपने 20% या 30% कोपे का यहां पर ऑप्शन लिया है तो आपको वो 20% या 30% ऑफ 1 लाख खुद के जेब से पहले भरना होगा, और जब आप वो पैसा भरेंगे उसके बाद ही जो रिमेनिंग 80,000 या 70,000 का जो अमाउंट होगा वो दोस्तों क्लेम के लिए एडमिसिबल किया जाएगा और इसी के ऊपर आपका क्लेम सेटल किया जाएगा। अब दोस्तों कोपे की खासियत होती है कि कोपे जब आप ऑप्शन लेते हैं तो वो हर क्लेम के ऊपर आपको उतना परसेंटेज डिडक्ट करना ही होगा, तभी आपका क्लेम जो है वो यहां पर एडमिसिबल होगा। मतलब कि आपने एक बार हॉस्पिटलाइजेशन किया, आपका क्लेम आया 1 लाख रुपए का और आपने 20% का कोपे लेकर रखा हुआ था, तो आपको 1 लाख रुपए पर 20,000 रुपए पहले पे करने पड़ेंगे। 80,000 के ऊपर जो भी सेटलमेंट होगा वो आपका इंश्योरेंस कंपनी करेगी। समझ लीजिए आप उसी साल में फिर से एक बार एडमिट हुए और आपका 2 लाख का क्लेम आ गया, तो दोस्तों इस बार भी आपको 20% के रेट से पहले आपको 40,000 का पेमेंट खुद करना पड़ेगा और 1,60,000 के लिए दोस्तों आपका क्लेम एडमिसिबल किया जाएगा। तो कोपे आपको हर बार हर क्लेम के लिए आपको यहां पर एप्लीकेबल हो जाता है। अब दोस्तों आप बोलेंगे भाई मैं ऐसा ऑप्शन लूंगा ही क्यों कि जहां पर मुझे खुद की जेब से इंश्योरेंस का पैसा भरना पड़ जाए। तो भाई आप ये ऐसा ऑप्शन इसलिए लेंगे क्योंकि जब भी आपको कंपनी कोपे का ऑप्शन ऑफर करती है तो आपका प्रीमियम बहुत हद तक कम कर सकती है। और दोस्तों पैसा कितना कम होता है इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। समझ लीजिए एक व्यक्ति की उम्र 30 साल की है और उसने 5 लाख का कवरेज लिया और 5 लाख के कवरेज के लिए उसको तकरीबन 15,000 रुपए का फुल प्रीमियम पड़ रहा है अगर वो 0 कोपे लेता है तो। लेकिन वहीं पर दोस्तों अगर कंपनी आपको 20% का कोपे ऑफर करती है और आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हो तो आपको वही 15,000 का प्रीमियम तकरीबन 9 से 10,000 में आ जाएगा। तकरीबन 5 से 6% का मतलब कि 5 से 6,000 का मतलब कि 30 से 33% का आपको यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा। और बहुत लोग दोस्तों इसी लालच में पड़ जाते हैं और कोपे का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जब भी आप हॉस्पिटलाइज होंगे तो कम से कम आपका 50,000 का बिल तो बनेगा, और अगर आपको 20% अपनी जेब से भरना पड़े तो आपको कम से कम 10,000 रुपए तो दोस्तों यहां पर भरना ही पड़ेगा। और कोपे का ऑप्शन मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करता हूं, आपने हमेशा ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें 0 कोपे हो। 100% क्लेम सेटलमेंट जो होगा उसकी जिम्मेदारी कंपनी की ही होनी चाहिए। अब दोस्तों अगर आपने कोपे का कंसेप्ट समझ लिया तो आपको डिडक्टिबल का कंसेप्ट समझने में और भी आसानी होगी। कोपे जो होता है दोस्तों परसेंटेज बेसिस पर बताया जाता है और हर एक क्लेम पे आपका डिडक्ट होता है। लेकिन वहीं पर अगर दोस्तों आप डिडक्टिबल की बात करें तो डिडक्टिबल एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। मतलब कि अगर किसी इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको डिडक्टिबल ऑफर किया जा रहा है, समझ लीजिए आपने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया और आपको इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि अगर आप 50,000 का डिडक्टिबल एक्सेप्ट कर लेते हो तो हम आपको यहां पर डिस्काउंट दे देंगे प्रीमियम में, आपका 15,000 का प्रीमियम 10,000 का कर देंगे। अब दोस्तों ये भी कोपे की तरह ही सिमिलर ऑप्शन हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर एक लमसम अमाउंट की बात हो रही है। मतलब कि अगर आपका बिल 1 लाख रुपए का होता है और आपका सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए का है और अगर आपने 20% का कोपे लिया होता है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20% अपने जेब से मतलब कि 20,000 रुपए अपने जेब से भरने पड़ेंगे। लेकिन अगर दोस्तों वहीं पर अगर आपने डिडक्टिबल का ऑप्शन लिया हुआ है तो आपको 50,000 रुपए का जो डिडक्टिबल आपने एक्सेप्ट किया था वो पहले आपके क्लेम से माइनस होगा और सिर्फ रिमेनिंग 50,000 के ऊपर ही आपका क्लेम सेटल किया जाएगा अगर आपका क्लेम 1 लाख रुपए का है तो।
लेकिन दोस्तों कोपे और डिडक्टिबल में एक डिफरेंस है। कोपे ऑप्शन में जो डिडक्शन होता है वो हर क्लेम पे होता है, डिडक्टिबल में ऐसा नहीं होता। डिडक्टिबल आपको साल में एक बार देना होता है। समझ लीजिए अगर साल में आपके 2 हॉस्पिटलाइजेशन हुए, पहला हॉस्पिटलाइजेशन हुआ 1 लाख रुपए का, दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ 2 लाख रुपए का, तो पहले क्लेम में दोस्तों आपका 50,000 रुपए डिडक्टिबल कर लिया जाएगा और सिर्फ 50,000 रुपए का जो रिमेनिंग क्लेम होगा वही आपका एडमिसिबल होगा। लेकिन अगर आपका दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन और 2 लाख रुपए का हो जाता है तो वहां पर आपको कुछ भी डिडक्टिबल देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका साल का जो एग्रीगेट डिडक्टिबल है वो यहां पर कवर हो चुका है और इसीलिए दोस्तों अब आपको क्लेम आगे पूरा 2 लाख रुपए का दिया जाएगा। और दोस्तों जनरली जो डिडक्टिबल होता है वो एग्रीगेट होता है, मतलब कि समझ लीजिए आपका सिर्फ और सिर्फ 40,000 का बिल आया था तो आपका डिडक्टिबल तो 50,000 का था, तो पहला 40,000 आपको खुद की जेब से देना पड़ेगा। अगले बार समझ लीजिए आपका 1 लाख का क्लेम आया, तो 1 लाख के क्लेम में दोस्तों जो बचा हुआ 10,000 है 50,000 के डिडक्टिबल में का वही काटा जाएगा और 90,000 का यहां पर जो क्लेम है वो आपका सेटल करने की संभावना बन जाती है। तो दोस्तों मोटा मोटा तौर पर समझाने की बात करूं, डिडक्टिबल और कोपे ऑप्शन जब भी कोई आपको कंपनी ऑफर करती है तो उसमें कुछ पैसा क्लेम के हिस्से में से आपके जेब से खुद भरना होता है। उसके लिए दोस्तों जो फायदा आपको मिलता है वो ये होता है कि आपका प्रीमियम कम कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों जब आप कोपे भरते हो तो कोपे के ऑप्शन में हर क्लेम में आपको कोपे करना पड़ता है, हर क्लेम में आपको भागीदारी लेनी पड़ती है। लेकिन जब आप डिडक्टिबल करते हो तो जितना भी डिडक्टिबल अमाउंट होगा उतना आपको 1 साल में डिडक्ट करने के बाद में जितना भी बचा हुआ क्लेम होगा दोस्तों वो आपका पूरी तरह से कंपनी पे करने के लिए तैयार हो जाती है या आपका क्लेम सेटल करने के लिए उसको एडमिसिबल अमाउंट के तौर पर कंसीडर कर लेती है। तो अब दोस्तों अगला सवाल ये आता है कि क्या हमको कोपे लेना चाहिए, डिडक्टिबल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरा दोस्तों सुझाव यही है कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आप प्रीमियम की ज्यादा चिंता मत करें, क्योंकि प्रीमियम में जो कम ज्यादा होता है ना दोस्तों वो 4,000 5,000 रुपए का कम ज्यादा होता है। लेकिन वहीं पर जब आप एडमिशन करने जाते हो, जहां पर आप हॉस्पिटलाइजेशन करने जाते हो तो आपके खर्चे लाखों में होते हैं और वहां पर आपका पूरा क्लेम अगर एडमिसिबल हो जाए तो दोस्तों आपको ज्यादा फायदा होता है। तो मैं बिल्कुल भी कोपे के फेवर में नहीं हूं, मैं बिल्कुल भी डिडक्टिबल के फेवर में नहीं हूं। मैं हमेशा चाहूंगा कि आप जीरो कोपे या जीरो डिडक्टिबल वाली ही यहां पर पॉलिसी ले और इस बात को इंश्योर करें जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए जा रहे हैं। अब दोस्तों बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि भाई जब यही बताना था कि डिडक्टिबल और कोपे नहीं लेना है तो इतनी बड़ी राम कहानी क्यों बताई। मैंने दोस्तों ये इंफॉर्मेशन के तौर पर आपको बताया क्योंकि आप किसी भी पॉलिसी को लीजिए लेकिन उस पॉलिसी में जब भी कुछ ऐसा हो जाता है जब आपका क्लेम सेटल नहीं होता तब हमको यही लगने लगता है कि यार हमने अगर थोड़ी जानकारी और ले ली होती तो हमने और बेहतर इंश्योरेंस प्लान को प्रेफरेंस दिया होता या उसको खरीद लिया होता। तो दोस्तों जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जानकारी होते हुए अगर आप डिडक्टिबल या कोपे का ऑप्शन लेना चाहते हैं तो प्योरली आपका एक इन्फॉर्म डिसीजन होगा और इसका दोस्तों मैं रिस्पेक्ट करता हूं। अब दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस का जो 7वां फीचर आपको पता होना चाहिए वो होगा रिस्टोरेशन या रिफिल बेनिफिट का। दोस्तों बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी आपको ऐसा दिखाएंगी कि 10 + 10 लाख की पॉलिसी हम आपको ऑफर कर रहे हैं। अब दोस्तों जो +10 लाख होता है इसको कहते हैं रिस्टोरेशन बेनिफिट। समझ लीजिए आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की थी और मतलब 10 लाख रुपए का सम अश्योर्ड था और आपकी वो पॉलिसी इस साल में पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई। आपके परिवार में किसी को बीमारी आ गई जहां पर 10 लाख का पूरा कवरेज आपने एग्जॉस्ट कर लिया। तो दोस्तों पॉलिसीज आपको फिर से एक बार 10 लाख का कवरेज रिस्टोर कर देती है कि अगर फिर से अगर आपको कुछ बीमारी हो जाए, आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आप फिर से एक बार 10 लाख का कवर ले सकते हो। और दोस्तों ये बहुत ही अमेजिंग फीचर है। लेकिन दोस्तों ये फीचर जितना अमेजिंग है उतना कंडीशनल भी होता है, क्योंकि जब आप रिफिल की बात कर रहे हो तो बहुत सारी कंपनी आपको 1 टाइम रिफिल देती है, 2 टाइम रिफिल देती है या कुछ कंपनी तो आपको अनलिमिटेड रिफिल देती है कि मतलब कितने बार की आपका एग्जॉस्ट हो जाए एक साल में हम उसको रिफिल करते रहेंगे। तो दोस्तों अब मैं यहां पर कंडीशनल क्यों बोल रहा हूं। अब कंडीशनल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी जब रिफिल ऑप्शन देती है तो कंडीशन लगा देती है कि अगर आप सेम बीमारी के लिए फिर से एडमिट होंगे तो हम आपका रिफिल नहीं करेंगे। मतलब कि आपको डेंगू हो गया था, आपने डेंगू होते हुए जो हॉस्पिटलाइजेशन किया उसमें आपका पूरा 10 लाख रुपए का सम अश्योर्ड खर्चा हो गया। अब समझ लीजिए आप ही को फिर से डेंगू हो गया और आप फिर से एक बार एडमिट करेंगे तो हो सकता है कि कंपनी बोले कि हम सेम इलनेस के लिए आपको फिर से रिस्टोर नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये कंडीशन हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको रिस्टोर नहीं करेंगे लेकिन किसी और फैमिली मेंबर को अगर हो जाए तो उसके लिए हम रिस्टोर कर देंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि रिलेटेड अनरिलेटेड डिजीजेस का दोस्तों यहां पर एक किस्सा आ जाता है। मतलब कि अगर आपको कुछ शुगर स्ट्रोक हो गया या कुछ शुगर स्पाइक हो गया जिसकी वजह से आपने हॉस्पिटलाइजेशन किया और आपका प्री एग्जिस्टिंग में कवर नहीं था, इंश्योरेंस कंपनी ने आपका पहली बार उसको क्लेम सेटल कर दिया। लेकिन सेकंड टाइम आपको कुछ लीवर की बीमारी आ गई या कुछ पैर स्वेलिंग की बीमारी आ गई और आपका पैर मोटे तरह से फूल गया है,
अगर आप दवाखाने जाते हो और डॉक्टर अगर कह देता है कि आपका जो शुगर स्पाइक पहले हुआ था उससे रिलेटेड ही ये बीमारी आ गई है, तो हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी वहां पर भी आपको रिफिल और रिस्टोरेशन का जो बेनिफिट है वो खारिज कर दे, आपके लिए वैलिड ना करे। तो दोस्तों जब भी आप रिफिल बेनिफिट के बारे में सोचेंगे, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में रिस्टोरेशन बेनिफिट को देखेंगे, तो देखिए कि रिलेटेड अनरिलेटेड डिजीज सबके लिए रिस्टोरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सेम बीमारी के लिए फिर से हमको रिस्टोरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारे फैमिली मेंबर के लिए रिस्टोरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और दोस्तों जहां पर 100% रिस्टोरेशन विदाउट एनी कंडीशन होगा, ऐसी रिस्टोरेशन बेनिफिट को दोस्तों आपने यहां पर ज्यादा तुल देना चाहिए, उसको प्रेफरेंस देना चाहिए। लेकिन दोस्तों रिस्टोरेशन बेनिफिट को समझते वक्त अंडरस्टैंडिंग में हमसे एक गलती भी हो सकती है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको एक केस बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपका 10 लाख का कवरेज था, आपने 7 लाख का कवरेज दोस्तों यहां पर पहली बीमारी में यूटिलाइज कर लिया। अब आपको लगेगा कि भाई रिस्टोरेशन बेनिफिट हो गया तो मेरी पॉलिसी फिर से 10 लाख की होगी। ऐसा नहीं है, अभी आपके पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ 3 लाख ही बचे हुए हैं। अगर आपको दूसरी बीमारी हो जाती है और आप एडमिट हो जाते हैं और आपका 5 लाख का खर्चा आ जाता है, तो आपका क्लेम सिर्फ और सिर्फ 3 लाख के लिए एडमिसिबल किया जाएगा, वो 2 लाख के लिए एडमिसिबल नहीं किया जाएगा। तो भाई आप बोलोगे कि किस तरह का रिस्टोरेशन, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा किस तरह का रिस्टोरेशन। अब दोस्तों समझ लीजिए अगर आपको तीसरी बार बीमारी हो चुकी है और पहले 2 बीमारियों में 7 लाख और 3 लाख के तौर पर आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड पूरी तरह से खत्म कर लिया है, तो आपका इस बार दोस्तों फिर से फ्रेश 10 लाख का क्लेम यहां पर सेटल किया जा सकता है। इसको कहते हैं दोस्तों रिस्टोरेशन बेनिफिट। तो रिस्टोरेशन बेनिफिट तभी वर्क करता है जब आपका पूरा सम एश्योर्ड एक बार में खत्म हो चुका हो या पार्ट पार्ट में पूरी तरह से खत्म हो चुका हो। उसके बाद जब फ्रेश क्लेम होगा तो उसको फ्रेश 10 लाख का क्लेम समझ कर ही आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन पहले बार अगर आपने 7 लाख का क्लेम कर लिया है तो सेकंड बार के लिए सिर्फ दोस्तों आपके पास 3 लाख का ही यहां पर सम एश्योर्ड बचता है। इस बात को दोस्तों अच्छे तरह से अपने दिमाग में भर लीजिएगा, क्योंकि ये गलतियां अंडरस्टैंडिंग में हो जाती है और जब क्लेम खारिज हो जाता है तो हमको बहुत दुख होता है। और ये दुख आपको ना हो इसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, इसी की कोशिश मैं यहां पर कर रहा हूं। दोस्तों जो 8वां बेसिक फीचर यहां पर हम बात करेंगे वो होगा नो क्लेम बोनस का। अगर आप किसी हेल्थ इंश्योरेंस में साल भर में कोई भी क्लेम रेज नहीं करते हो तो जनरली आपको नो क्लेम बोनस या क्रेडिट बोनस यहां पर दिया जाता है, और ये जनरली सम एश्योर्ड को बढ़ा के दिया जाता है। समझ लीजिए अगर आपने HDFC अर्गो का कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लिया हुआ है और अगर आपने उस साल में कोई भी क्लेम नहीं लिया तो HDFC अर्गो चाहे तो आपको 20% से लेकर 50% तक का सम एश्योर्ड बढ़ा दे। मतलब इस साल के लिए अगर आपका 10 लाख का कवरेज था और उसके लिए अगर आपको 20,000 का प्रीमियम पड़ा था, तो अगले साल 10 लाख के हिसाब से ही दोस्तों आपका जो प्रीमियम होगा बढ़ेगा, लेकिन आपका जो कवरेज होगा वो 15 लाख तक का भी हो सकता है। ये होता है दोस्तों नो क्लेम बोनस। अब दोस्तों जितना ज्यादा नो क्लेम बोनस मिले उतना हमारे लिए फायदेमंद है। तो आपने जब इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तब आपको ये देखना है कि कितना ज्यादा नो क्लेम बोनस कंपनी दे रही है, उसको दोस्तों आपने प्रेफरेंस देना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहां पर आपको एक और चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई अगर आपने 2 साल नो क्लेम बोनस लिया, आपकी पॉलिसी 10 लाख से बढ़ते हुए 20 लाख तक पहुंच गई, लेकिन अगर आपने तीसरे साल में क्लेम कर लिया तो फिर से 10 लाख पे ना पहुंच जाए। ये जो नो क्लेम बोनस है ये कंटिन्यूटी में रहना चाहिए, ये हमेशा के लिए फिक्स हो जाना चाहिए। ये दोस्तों आपको यहां पर इंश्योर करना होगा। अगर आप दोस्तों किसी एजेंट से ले रहे हो या ऑनलाइन पॉलिसी बाजार से खरीद रहे हो तो जब भी उनका आपको फोन आए तो आप इस बारे में पूछ लीजिएगा कि नो क्लेम बोनस जो होगा परमानेंट नेचर का होगा या लैप्सिंग तरह का होगा। अगर लैप्सिंग हो रहा है दोस्तों तो ऐसा नो क्लेम बोनस आपके किसी भी काम का नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए। अब दोस्तों जो हेल्थ इंश्योरेंस का 9वां फीचर होगा वो होगा डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का। अब दोस्तों डोमिसिलरी ट्रीटमेंट जो है सुनने में बहुत कॉमेडी लगेगा या बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं लगेगा, लेकिन कुछ कुछ केसेस में दोस्तों ये ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसके बारे में भी आपने सोचना चाहिए। अब दोस्तों डोमिसिलरी ट्रीटमेंट होता क्या है? अगर आप किसी भी रीजन की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पा रहे और आपको घर में ट्रीटमेंट लेना पड़ जाए तो दोस्तों उसको कहते हैं डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। अब आप बोलोगे कि भाई ऐसा कौन सी सिचुएशन होगी कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट ना हो पाऊं? दोस्तों अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए जो इतनी क्रिटिकल हो कि आप बेड से उठ ही ना पाए और आपको बेड से उठा के हॉस्पिटल में ले जाने में इतना रिस्की हो जाए कि आपकी जान भी जा सकती है, तो आपको एक ही जगह पर रखकर ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों डोमिसिलरी ट्रीटमेंट बहुत काम की आती है। अगर दोस्तों कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हॉस्पिटल्स में बेड्स ही अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे? मतलब कि हमने जो 2020-2021 में कोरोना का पीरियड देखा था, वहां पर हमने ऐसे किस्से बहुत सुने हैं कि हॉस्पिटल्स में
बेड्स ही अवेलेबल नहीं है और घर में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के आपको ट्रीटमेंट देनी पड़ी है, तो दोस्तों ऐसे सिचुएशन में भी डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट आपको फायदेमंद हो सकती है। अगर आमतौर पर देखें 99% केसेस में आपको डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन खुदा ना खास्ता कोरोना समान या पेंडेमिक समान कोई चीज आ जाती है तो डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट यूजफुल हो जाती है। तो हमको नहीं पता कि कब डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट हमारे काम आएगी, तो जिस चीज के बारे में हमको पता नहीं है उसको हमने डेफिनेटली इंश्योर कर लेना चाहिए। और ज्यादातर पॉलिसी दोस्तों आपको डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट ऑफर करती ही है, तो बिल्कुल इस फीचर को चेक कीजिएगा जब भी आप पॉलिसी ले रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आपने मेरा इतना लंबा वीडियो पेशेंटली यहां तक देख लिया तो उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, क्योंकि बहुत कम लोग इतना पेशेंस रख पाते हैं कि उनके फायदे की बात जब मैं करूं तो वो उस वीडियो को आखिरी तक देख सके। लेकिन दोस्तों आपने यहां तक वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फीचर के ऊपर जिसके लिए हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, और दोस्तों 11वां फीचर होगा हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड। अब आप दोस्तों जब हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो आइडियली आपके इंश्योरेंस कवर में हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जब लिखे होते हैं तो उसमें सारी चीजें कवर होनी चाहिए, जैसे कि डॉक्टर की फीस, जो आपको ट्रीटमेंट के वक्त जो दवाइयां लगने वाली है, जो सलाइन लगने वाली है, जो भी इंजेक्शन आपको लगने वाले हैं, सारी चीजें उसमें कवर होनी चाहिए। आपका जो रूम रेंट आपको हॉस्पिटल का लगने वाला है वो उसमें कवर होना चाहिए। बहुत सारी एंसिलरी चीजें भी उसमें कवर होनी चाहिए। और अगर ट्रीटमेंट लेते वक्त आपका कुछ एमआरआई करना पड़ जाए, अगर आपका कुछ सीटी स्कैन करना पड़ जाए, आपके ब्लड टेस्ट करने पड़ जाए, तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन भी दोस्तों आपके हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में कवर होनी चाहिए। अगर दोस्तों कोई भी इंश्योरेंस प्लान हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में ये सारी चीजें कवर नहीं कर रहा है तो आपको ऐसा प्लान कतई नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सबसे बड़े एक्सपेंसेस होते हैं, क्योंकि आप हॉस्पिटल में जाते हो इसलिए ताकि आप घर में आप ट्रीटमेंट नहीं ले पाओगे और वहां पर खर्चा होने वाला है। तो डॉक्टर की फीस, रूम का रेंट, दवाइयों का खर्चा, इन्वेस्टिगेशन का खर्चा तो दोस्तों आपके इसमें कवर होना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा जब भी आप हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो एक और टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, वो होता है नॉन पेएबल आइटम्स। अब दोस्तों नॉन पेएबल आइटम्स जनरली ऐसे आइटम्स होते हैं जो एसेंशियल नहीं माने जाते, लेकिन पेशेंट को उसकी जरूरत जरूर पड़ सकती है। जैसे कि सैनिटरी पैड्स की बात करेंगे, जो डॉक्टर लोग जो ग्लव्स यूज करते हैं उसकी जरूरत पड़ेगी, आपके जो छोटे छोटे स्वैब्स होंगे, अगर कोई बच्चा एडमिट हुआ तो उसके डायपर्स होंगे, तो ये सारी चीजें दोस्तों नॉन पेएबल आइटम्स हो जाता है। अब जनरली जब भी आपका बिल बनेगा और ये सारी चीजें अगर पेशेंट के ऊपर यूज की है तो उसको अलग कर दिया जाएगा, बाकी क्लेम जो है आपका एडमिसिबल किया जाएगा और नॉन पेएबल आइटम्स का जो भी खर्चा होगा वो आपको भरने के लिए बोला जाएगा। अब दोस्तों बहुत सारी कंपनीज इन नॉन पेएबल आइटम्स के लिए भी एक राइडर दे देती है कि अगर आप उनको 700-800 रुपए प्रीमियम के साथ में ज्यादा दे दो तो आपके पूरे एक्सपेंसेस जो भी हॉस्पिटल में लगेंगे, जो भी हॉस्पिटल पेशेंट के ऊपर खर्च करेगा, उन सबको कवर कर लिया जाएगा और उस पर कुछ भी नॉन पेएबल नहीं कहलाया जाएगा। अब दोस्तों बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस नॉन पेएबल राइडर को नहीं यूज करते, बोलते हैं इसकी क्या जरूरत पड़ेगी, छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं जब भी आपका हॉस्पिटलाइजेशन होगा ना, कम से कम 50,000 का बिल तो आपका बनेगा ही बनेगा। उससे कम में अगर बन जाता है तो दोस्तों हॉस्पिटल का नाम मुझे बता दीजिएगा, मैं खुद भी वहां जाऊंगा ट्रीटमेंट लेने के लिए, क्योंकि जनरली 50,000 का बिल तो हॉस्पिटल बनाता ही बनाता है। और मैं आपको बता दूं अगर बच्चे का एडमिशन होता है तो कम से कम 4 से 5,000 का दोस्तों नॉन पेएबल आइटम तो उसमें होगा। अगर लेडीज का हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है तो कम से कम 3 से 3,500 का यहाँ पर नॉन पेएबल आइटम उसमें होगा ही होगा और आपको वो अपनी जेब से भरना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मेरी ऐसी राय है कि जब भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो 500-700 रुपए की चिंता मत कीजिए, ये दे दीजिए, ताकि जब आप हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जाए तो पूरे वेल माइंडसेट से जाए कि यहां पर भाई मेरा पूरा क्लेम जो है वो सेटल होने वाला है। दोस्तों जनरली जब हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो बहुत कम लोग नॉन पेएबल्स के आइटम्स के बारे में बताते हैं, लेकिन क्योंकि मैं खुद इसका भुगत भोगी रह चुका हूं, मैंने खुद के जेब से 5-6 हजार के नॉन पेएबल आइटम्स के बिल भरे हुए, तो मैं इस दर्द को समझता हूं। और मैं खुद भी जब हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूं तो मैं डेफिनेटली नॉन पेएबल आइटम्स का राइडर लेकर चलता हूं। अब आपने लेना चाहिए, ये कंपलसरी नहीं है, पर मेरी सलाह होगी कि आप अगर इस राइडर को ले ले तो आपको डेफिनेटली फायदा ही होगा। अब दोस्तों हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस क्योंकि सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है मेडिकल क्लेम का, तो दोस्तों यहीं पर सबसे ज्यादा स्कैम भी हो जाता है। तो दोस्तों जो पहला स्कैम आपके साथ हो सकता है वो हो सकता है रूम रेंट कैपिंग का। अब दोस्तों जब भी कोई आप इंश्योरेंस प्लान लेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि आपको किस तरह के रूम की एलिजिबिलिटी यहां पर मिल रही है। क्या आपको ट्विन शेयरिंग की मिल रही है, क्या आपको जनरल वार्ड की मिल रही है, क्या आपको सिंगल एसी प्राइवेट रूम मिल रहा है, या सारे रूम्स आपके उसमें कवर्ड है।
तो दोस्तों ये आपको पहले देखने की जरूरत है। और कम से कम सिंगल एसी प्राइवेट रूम का तो दोस्तों आपका उसमें कवरेज होना चाहिए। यहां तक के लिए दोस्तों कोई भी रूम कैपिंग नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों इसके ऊपर आप बोलेंगे इसके ऊपर कौन सी रूम होती है, उसके ऊपर मेडिकल स्वीट्स भी होते हैं, पर उसकी एक आम आदमी को जरूरत नहीं पड़ती। तो याद रखिएगा जब भी आप कोई इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसमें रूम रेंट जो आपका होगा वो कम से कम सिंगल एसी प्राइवेट रूम तक का तो दोस्तों कवर होना ही चाहिए। इस बात के ऊपर आपकी स्पेशल नजर होनी चाहिए। अब दोस्तों ये ऐसा क्यों हो जाता है? अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज आपको क्या बोलेंगी कि जितना भी आपका सम अश्योर्ड है उसका 1% ही आपका रूम रेंट का कैप हो सकता है। मतलब कि अगर 5 लाख का आपका सम अश्योर्ड है तो सिर्फ 5,000 तक की रूम रेंट आपको कंपनी पे करेगी। अगर आपका 10 लाख का कवरेज है सिर्फ 10,000 तक की कंपनी आपको रूम रेंट पे करेगी। और आईसीयू के लिए जनरली 2% लिया जाता है। अगर आप आईसीयू में एडमिट हो तो 10,000 रुपए तक का दिन का खर्चा वहां पर कंपनी देने को तैयार है, अगर आपका 5 लाख का सम अश्योर्ड है तो दोस्तों अगर इस तरह की कैपिंग आपके सामने लग जाएगी तो आपके लिए बिल्स मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। उसका एक प्राइमरी रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा। रीजन ये होता है दोस्तों कि आप अगर बड़े शहरों में जाए तो 5,000 या 10,000 का रूम तो होता ही नहीं, कम से कम 15 से 20,000 का रूम होता है। अगर आप आईसीयू में एडमिट हो जाओ तो कम से कम 25,000 से दोस्तों यहां पर आईसीयू की शुरुआत होती है। और वहां पर जो भी एक्स्ट्रा पैसा होगा वो आपको अपने जेब से ही भरना होगा, क्योंकि कंपनी जो है वो जो रूम रेंट कैपिंग का जो लिमिट है उसके हिसाब से दोस्तों आपको रूम रेंट का यहां पर एडमिशन देगी और उतने पैसा आपको वापस देगी। अब दोस्तों बात सिर्फ रूम किस तरह की मिल रही है ये नहीं है, क्लेम किस तरह का मिल रहा है ये भी दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस होंगे, मतलब कि डॉक्टर की फीस होगी, इन्वेस्टिगेशन के चार्जेस होंगे, आपका जो मेडिसिन का जो बिल होगा दोस्तों वो भी रूम रेंट से लिंक्ड होता है। समझ लीजिए अगर आपके रूम रेंट का कैपिंग था 5,000 रुपए का, और अगर दोस्तों खुदा ना खास्ता वहां पर उस हॉस्पिटल में 5,000 की कोई रूम ही नहीं, कम से कम 10,000 की रूम है और आपने वो 10,000 की रूम मजबूरी में ले ली, तो दोस्तों आपका जो रूम रेंट कैपिंग था वो एक्चुअल रूम रेंट के सिर्फ और सिर्फ 50% का ही एलिजिबिलिटी था। तो दोस्तों जो आपके पूरे बिल बनेंगे ना उसके ऊपर भी आपको सिर्फ और सिर्फ 50% की एलिजिबिलिटी मिलेगी। चौंक गया ना? बिल्कुल चौंकने वाली बात है। एक एग्जांपल देके अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। समझ लीजिए आपके रूम रेंट की कैपिंग थी 5,000 की, आप रह गए 10,000 के रूम वाले में, तो दोस्तों आपकी जो रूम रेंट की जो लिमिट बनी वो बनी सिर्फ 50% ऑफ योर एक्चुअल रूम रेंट। और समझ लीजिए जो आपका बाकी का मेडिकल का खर्चा वो हुआ 1 लाख रुपए का। तो आप सोचेंगे भाई चलो मेरे को रूम का खर्चा तो 5,000 के रेट से दे दो लेकिन बाकी मेरा बिल सेटल कर दो। नहीं 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 नहीं, आपका जो बाकी का जो एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए का हुआ था उसके ऊपर भी 50% की कैपिंग लग जाएगी और आपका सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपए का ही दोस्तों यहां पर बिल एडमिसिबल हो जाएगा। और दोस्तों ये इसलिए होता है क्योंकि रूम रेंट से ही बाकी सारी चीजें लिंक्ड होती है और इसलिए रूम रेंट का फ्री होना या मैक्सिमम एलिजिबिलिटी होना बहुत जरूरी बन जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको देखनी है वो यही होगी कि भाई रूम रेंट के ऊपर कोई भी कैपिंग नहीं होनी चाहिए। दोस्तों हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को लेकर जो दूसरा स्कैम आपके साथ हो सकता है वो होगा सब लिमिट्स को लेकर। और दोस्तों ये जो सब लिमिट्स होंगी ये रूम रेंट लिमिट से अलग होंगी, इसको कहेंगे डिजीज स्पेसिफिक सब लिमिट्स। अब दोस्तों बहुत सारे प्लान्स ये कहते हैं कि फलाना फलाना डिजीज के लिए तो हम इतना ही पैसा देंगे आपको, भले ही आपका सम कवर कितना भी हो। अब दोस्तों अगर इसको डिटेल में समझाना चाहूं तो आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने आपको एक चार्ट दिखा है। ये चार्ट दोस्तों मैंने स्टार इंश्योरेंस के कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्लान से उठाया हुआ है। अब दोस्तों इस प्लान को आप सही तरह से देखिएगा, आपको लेफ्ट साइड में इसमें दिख रहा होगा कि भाई सम अश्योर्ड आपने कितना लिया, 5 लाख का ले सकते, 7.5 लाख का ले सकते, 10 लाख का ले सकते, 1 करोड़ तक भी ले सकते। लेकिन दोस्तों जो इमीडिएटली सेकंड कॉलम है उसमें ऊपर लिखा होगा यूटेराइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एंड HIFU। अब दोस्तों अगर आपको किसी भी इस टेक्निक का यूज करके कोई बीमारी को ठीक करना है तो आपका अगर सम अश्योर्ड 5 लाख का है तो आपका मैक्सिमम एडमिसिबल क्लेम पता है कितना बन रहा है? 1,25,000 का। अगर आपका सम अश्योर्ड 20 लाख का है तो आपका मैक्सिमम इस टेक्निक को यूज करके जो भी बीमारी को ठीक किया जाएगा उसके लिए जो क्लेम बन रहा है वो बन रहा है सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपए का। अगर आपका 1 करोड़ का भी सम अश्योर्ड है दोस्तों तो सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए ही आपको यहां पर क्लेम एडमिसिबल हो रहा है। उसी तरह से दोस्तों अगर आप डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की बात करेंगे, अगर इस टेक्निक को यूज करके आपकी कोई बीमारी ठीक की गई है तो 5 लाख के सम अश्योर्ड में सिर्फ और सिर्फ 2.5 लाख का ही इसका सब लिमिट है और 1 करोड़ के सम अश्योर्ड में भी दोस्तों इसका सिर्फ और सिर्फ 7.5 लाख का ही यहां पर सम अश्योर्ड है। और दोस्तों उसी तरह से बाकी बीमारियों का भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों समझ लीजिए अगर आपका 10 लाख का सम अश्योर्ड है और आप एडमिट हो गए और आपका इनमें से कोई एक ट्रीटमेंट को यूज करके दोस्तों आपकी ट्रीटमेंट की जा रही है तो दोस्तों उसका सब लिमिट आपको लग जाएगा। आप सोचोगे कि भाई अगर 10 लाख का भी बिल बन गया तो 10 लाख का कवरेज होगा। नहीं नहीं नहीं, अगर इस टेक्निक को यूज किया गया है
और अगर आपका इंश्योरेंस प्लान बोलता है कि सब लिमिट्स है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इस चार्ट के हिसाब से ही दोस्तों आपको पैसा दिया जाएगा जो भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में दिया होगा। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टार इंश्योरेंस का कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ प्लान लेते हो तो आपको इस बीमारी के लिए 5 लाख के कवरेज में सिर्फ और सिर्फ 1.25 लाख का ही कवरेज यहां पर मिलता है, तो दोस्तों वो आपको लिया जाएगा। अब दोस्तों मैं ये जो आपको एग्जांपल दे रहा हूं स्टार हेल्थ को बदनाम करने के लिए नहीं दे रहा हूं, मैं उन्हीं के पॉलिसी डॉक्यूमेंट से बता रहा हूं कि भाई किस तरह से सब लिमिट्स को यूटिलाइज किया जाता है। ये एक इंफॉर्मेटिव चीज मैं आपको दे रहा हूं, ये किसी को बदनाम करने की तरीके नहीं है। स्टार इंश्योरेंस में भी ऐसे बहुत सारे प्लान है जिसमें कोई भी सब लिमिट्स नहीं है, आप उसको भी ले सकते हैं। तो दोस्तों पते की बात यह है कि अगर आप किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस को ले रहे हो तो बिल्कुल इंश्योर कीजिए कि डिजीज स्पेसिफिक उसमें सब लिमिट्स ना हो, वरना आप सोचेंगे कि आप तो 10-12 लाख तक कवर्ड है, लेकिन जब बिल आपको भरने की बारी आएगी तो 1.5-2 लाख के ऊपर दोस्तों आपको कुछ भी पैसा नहीं मिलने का है और वो पूरा पैसा आपको अपने जेब से भरना पड़ेगा। यहां पर दोस्तों आपके साथ स्कैम हो सकता है, आप यहां पर चीटेड फील हो सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग चीटेड यू बी अवेयर एंड टेक अ प्लान विच हैज नो सब लिमिट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग। अब दोस्तों आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में आपको कोपे की चीज बताई थी। अब देखिए मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आपका 10 लाख का भी सम अश्योर्ड है, लेकिन अगर आपने सही प्लान नहीं लिया हुआ है तो 10 लाख के सम अश्योर्ड में भी जब आपका 10 लाख का बिल बनेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 लाख ही मिल सकता है। अभी समझ लीजिए आपका 10 लाख का सम अश्योर्ड है और आपने कोपे ऑप्शन भी लेके रखा है 20% का, क्योंकि आपको प्रीमियम बचाना था। तो दोस्तों जैसे आपका 10 लाख का बिल बनेगा तो उसमें सिर्फ 2 लाख तो पहले आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, क्योंकि 20% का तो कोपे था, तो बचे सिर्फ 8 लाख रुपए। अब दोस्तों 8 लाख में भी अगर समझ लीजिए सब लिमिट किसी पर्टिकुलर बीमारी की है और उस बीमारी के लिए दोस्तों अगर 2.5 लाख का ही लिमिट है तो आपको सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक ही पैसा आपको कंपनी यहां पर रिइंबर्स करेगी, बाकी पूरा पैसा आपको अपने जेब से भरना पड़ेगा। मतलब कि अगर आपके पास 10 लाख की पॉलिसी है उसमें 20% का कोपे और आपके सब लिमिट अगर 2.5 लाख की है तो आपका 10 लाख के बिल में आपको सिर्फ 2.5 लाख ही मिलने वाला है, उसके ऊपर आपको कुछ भी चीज नहीं मिलने वाली है। थोड़े मोटे अगर आपके इन्वेस्टिगेशंस होंगे, थोड़ा बहुत अगर रूम रेंट का पैसा आपको दे दिया तो मैक्सिमम 4 लाख रुपए तक का दोस्तों आपको यहां पर मिलेगा, लेकिन बाकी 6 लाख का चुना दोस्तों आपको आपके जेब से भरना पड़ेगा। और दोस्तों यही बात समझने की जरूरत है कि इस तरह के स्कैम हमारे साथ ना हो, इस बात को दोस्तों हमको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब दोस्तों हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस को लेकर जो तीसरा स्कैम आपके साथ हो सकता है, जिसके बारे में अगर आप जानेंगे तो शायद आपका हेल्थ इंश्योरेंस से विश्वास ही उठ जाए। दोस्तों आजकल बहुत सारी कंपनीज कुछ ऐसे प्लान्स आपको दे रही है जहां पर सारी फैसिलिटी आपको दी जाती है। नो रूम रेंट कैपिंग, आपको बोलेंगे कि भाई कोई सब लिमिट नहीं है, हम पूरा रिस्टोरेशन करेंगे, अनलिमिटेड टाइम रिस्टोरेशन करेंगे, आपका नो क्लेम बोनस भी आपको जबरदस्त देंगे। लेकिन भाई हमारी एक छोटी सी कंडीशन है कि अगर आपको कैशलेस क्लेम लेना है, अगर आपको रिइंबर्समेंट क्लेम लेना है तो आपको उन्हीं हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा जो हमारे नेटवर्क में आते हैं। जो हॉस्पिटल हमारे एक्सक्लूडेड लिस्ट में है आप वहां पर नहीं जा सकते। और दोस्तों आपको जब पॉलिसी मिलेंगी ना तो उसमें कुछ आपके इलाके के 10-12 हॉस्पिटल्स होंगे जो एक्सक्लूडेड होंगे और ये लिस्ट हमेशा रिवाइज होते रहेगी, जिसका आपको एसएमएस भेजा जाएगा, ईमेल भेजा जाएगा, जिसको आप मोटे मोटे तौर पर इग्नोर ही करने वाले हो, कभी देखने नहीं वाले हो। अब समझ लीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया और आप एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, आपका 2 लाख का बिल बन गया और आपने सोचा कि चलो यार मैं कैशलेस कराया तो जैसे ही आपके थर्ड पार्टी एजेंट ने कैशलेस का क्लेम डाला, कंपनी बोल देगी कि भाई ये तो हमारा एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल है, हम तो यहाँ पर कोई भी क्लेम एंटरटेन नहीं करेंगे, आप यहाँ क्यों चले गए, यहाँ से निकल जाओ, किसी और हॉस्पिटल में जाओ और यहाँ पे जो भी बिल बना आपको भरना पड़ेगा। अब दोस्तों आप बोलेंगे भाई ये क्या हो गया, मैंने तो जब इंश्योरेंस लिया था ये सोच के लिया था कि मुझे कुछ भी हो जाएगा तो कवर होगा, लेकिन ये ऐसे एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल वाली लिस्ट तो मुझे पता ही नहीं थी। ये आपको इसलिए नहीं पता थी क्योंकि आपने इसकी जानकारी नहीं ली। तो दोस्तों याद रखिएगा जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो ऐसी पॉलिसी ले जो पैन इंडिया सारे हॉस्पिटल्स में आपको अवेलेबल हो जाए, आपको वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन लेने के लिए कोई भी बंधन ना हो, इसका दोस्तों आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और दोस्तों बहुत सारे बात ऐसा होता है कि कंपनीज बोलेंगी कि ये हमारा नेटवर्क हॉस्पिटल है, आप यहां पर चले जाए तो आपको कैशलेस क्लेम देंगे, लेकिन अगर आप किसी और हॉस्पिटल में चले जाए तो आपको कैशलेस नहीं देंगे, लेकिन आपका रिइंबर्समेंट क्लेम यहां पर हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्लान भी अच्छे माने जाते हैं कि मैक्सिमम प्लान ऐसे ही होते हैं, लेकिन जहां जहां पर भी एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल लिस्ट की बात आती है तो दोस्तों वहां पर थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए, क्योंकि यहां पर आपके साथ स्कैम हो सकता है। क्योंकि जब अगर आपका एक्सीडेंट हो जाए तो आप इस हालत में नहीं होते, आप शायद कॉन्शियस ही नहीं होते कि आपको कौन हॉस्पिटल में लेके जाया जा रहा है। और दोस्तों लोगों ने जो आपको मदद कर रहे हैं उन्होंने अगर आपको किसी ऐसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जो एक्सक्लूडेड हॉस्पिटल लिस्ट में है तो दोस्तों आपको वहां पर क्लेम 1 पैसे का भी एडमिसिबल नहीं होगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है जब भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले, पैन इंडिया कवरेज, ऑल हॉस्पिटल कवरेज का इंश्योरेंस ले तो आपको यहां पर ज्यादा बेनिफिट हो सकता है।
अब दोस्तों एक आखिरी फीचर जो आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा वो होगा टॉपअप और सुपर टॉपअप का। अब दोस्तों ऐसा बहुत बार होता है कि आपने एक बेस कवर की पॉलिसी ले ली जिसका सम एश्योर्ड होगा 5 लाख का, लेकिन आपको वही कंपनी या कोई और कंपनी आपको ऑफर कर रही है कि चलिए मैं आपको और एक बड़ा प्लान ऑफर कर देती हूँ 30 लाख का या 40 लाख का, जिसमें आपका कवरेज बहुत बड़ा हो जाएगा और इसका प्रीमियम बहुत ही सस्ता है, 4-5 हजार का प्रीमियम है, आप इसको ले लीजिए। अब आप सोचेंगे कि भाई मैं 25 साल का आदमी हूं, मैंने जो है एक पॉलिसी ली 5 लाख की जिसके लिए मुझे तकरीबन 11 से 12 हजार रुपए का प्रीमियम पे करना पड़ा, लेकिन 30 लाख की पॉलिसी मुझे मिल रही है जहां पर सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 हजार रुपए मुझे भरने, और इन दोनों पॉलिसी को अगर मैं क्लब कर लूंगा तो तकरीबन 40 लाख का कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मुझे यहां पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आपकी सोच अच्छी है लेकिन एक कंडीशन के साथ आती है। अब दोस्तों यहां पर आपको या तो टॉपअप का ऑप्शन दिया जाएगा या तो सुपर टॉपअप का ऑप्शन दिया जाएगा, और यहां पर प्रिफरेबल होगा सुपर टॉपअप। अब दोस्तों टॉपअप क्या होता है, सुपर टॉपअप क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो एडिशनल कवरेज आपको 30 से 40 लाख का ऑफर किया जा रहा है, इसको टॉपअप भी कहा जा सकता है, इसको सुपर टॉपअप भी कहा जा सकता है, और इसके लिए जो प्रीमियम पड़ता है आपको कम पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि टॉपअप्स और सुपर टॉपअप में डिडक्टिबल बहुत बड़ा होता है। अगर आप किसी 30 या 40 लाख का टॉपअप ले लेंगे तो आपका डिडक्टिबल तकरीबन 4 से 5 लाख का यहां पर डिडक्टिबल होगा। मतलब कि अगर आपका बिल 20 लाख का होगा तो आप सोचेंगे कि मैं टॉपअप को यूज कर लूंगा। अगर आप सिर्फ टॉपअप को यूज कर रहे हो तो 20 लाख के बिल में का जो पहला 5 लाख रुपए होगा वो आपको अपने जेब से भरना पड़ेगा, बाकी 15 लाख का ही दोस्तों क्लेम यहां पर एडमिसिबल होगा। अब आप बोलोगे भाई ऐसी पॉलिसी में लूंगा क्यों? तो दोस्तों जब आप इसको बेस कवर के साथ में ऐड करेंगे तो ये पॉलिसी बहुत अच्छी हो जाती है। मतलब कि समझ लीजिए आपने एक बेस कवर लिया था 5 लाख का और आपने 35 लाख का अलग से टॉपअप लिया था, तो आपका टोटल कवरेज हो गया 40 लाख का, और दोस्तों आपका एडमिशन हुआ और आपका हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस आया 20 लाख रुपए का। अब दोस्तों जो 5 लाख का पहला जो डिडक्टिबल देना है वो आपके बेस कवर से यूटिलाइज हो जाएगा, है ना, क्योंकि टॉपअप ये कहता है कि या तो आप अपने किसी और इंश्योरेंस पॉलिसी में से इसको एडजस्ट कर लो या अपनी जेब से दे दो। तो क्योंकि आपने बेस कवर लिया था 5 लाख रुपए का टॉपअप आपका उसमें से 5 लाख रुपए का जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस है उसमें से कवर हो जाएगा, और रिमेनिंग जो 15 लाख रुपए है दोस्तों उसके लिए आपको टॉपअप डेफिनेटली यहां पर हेल्प करेगा। तो जब भी आपको टॉपअप या सुपर टॉपअप ले रहे हो दोस्तों तो बेस कवर के साथ ही कॉम्बिनेशन में इसको ले, और जो टॉपअप का जो डिडक्टिबल लिमिट होगा वो आपके बेस कवर से एडजस्ट होना चाहिए। अगर आपके टॉपअप का डिडक्टिबल 5 लाख का है तो आपका कम से कम 5 लाख का सम एश्योर्ड होना चाहिए बेस कवर में। अगर आपका टॉपअप का डिडक्टिबल 10 लाख का है तो आपका बेस कवर भी कम से कम 10 लाख का होना चाहिए। इस चीज को दोस्तों इंश्योर कीजिए। अब आप बोलेंगे कि भाई आपने बोला था टॉपअप और सुपर टॉपअप में डिफरेंस होता है। अब दोस्तों डिफरेंस आता है कि डिडक्टिबल जो होता है वो किस तरह से यूज होता है उसमें। अगर आप टॉपअप लेते हो तो टॉपअप बोलता है कि एक ही क्लेम में आपका पूरा डिडक्टिबल कवर हो जाना चाहिए, जबकि सुपर टॉपअप बोलता है कि आप उसको टुकड़ों टुकड़ों में भी डिडक्टिबल अगर पे कर रहे हो तो भी हम उस बात को मानेंगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं। आपने एक टॉपअप लिया था 35 लाख का, आपका बेस कवर था 5 लाख का। अब समझ लीजिए आपका पहला हॉस्पिटलाइजेशन हो गया और आपके पहले हॉस्पिटलाइजेशन में बिल बना सिर्फ 2 लाख का, तो आपके बेस कवर में से एडजस्ट हो गया। अब आपका दूसरा टॉपअप बना, सॉरी आपका दूसरा हॉस्पिटलाइजेशन बना 10 लाख का। अब आप बोलेंगे कि चलो भाई 2 लाख रुपए तक कवर हो ही चुका है, अब 5 लाख का डिडक्टिबल मेरे टॉपअप का था तो सिर्फ 3 लाख रुपए बचा हुआ है, मैं 3 लाख रुपए और दे दूंगा और पूरा जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो मेरे टॉपअप से कवर कर लूंगा। लेकिन टॉपअप आपको ऐसा अलाउ नहीं करेगा। टॉपअप बोलेगा आपने एक बार में कभी भी 5 लाख का डिडक्टिबल नहीं दिया तो इस बार भी मैं आपका 5 लाख डिडक्ट कर लूंगा और उसके बाद ही आपको टॉपअप को यूज करने दूंगा। वहीं पर दोस्तों अगर आपका सुपर टॉपअप होगा तो सुपर टॉपअप बोलेगा कि आपने पहले एक हॉस्पिटलाइजेशन में 2 लाख रुपए दे दिए तो 2 लाख डिडक्टिबल आपका हो गया, अभी आपको सिर्फ 3 लाख रुपए और देने हैं, बाकी का बचा हुआ पैसा मैं दूंगा। तो दोस्तों ये डिफरेंस होता है टॉपअप और सुपर टॉपअप में। टॉपअप बोलता है कि एक ही बिल में डिडक्टिबल 5 लाख का होना चाहिए, सुपर टॉपअप बोलता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट बिल्स में एग्रीगेट करके भी अगर 5 लाख का डिडक्टिबल दे दोगे तो भी उसको एक्सेप्टेबल माना जाएगा, और दोस्तों इसीलिए आपको सुपर टॉपअप लेना चाहिए। अब दोस्तों जब टॉपअप और सुपर टॉपअप की बात कर रहा हूं तो आप हो सकता है कि आपका बेस कवर किसी एक कंपनी का हो जैसे कि एचडीएफसी कार्गो का हो, और आपका जो टॉपअप या सुपर टॉपअप वो किसी और कंपनी का हो जैसे कि आईसीआईसीआई का हो। ये बिल्कुल एडमिसिबल है, यहां पर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, आप इसको ले सकते हो। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप सेम ही कंपनी का ले लेते हो तो रूल सेम रहते हैं। अगर आपको कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन में टॉपअप की जरूरत पड़ जाती है तो क्योंकि एक कंपनी के रूल सेम है तो आपका क्लेम सेटलमेंट ज्यादा आसानी से हो सकता है। इसलिए जहां तक हो सके एक ही कंपनी का बेस कवर और टॉपअप या सुपर टॉपअप लेने की कोशिश करें दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भले ही लंबा हुआ हो लेकिन आपके लिए एक वैल्यू एडिंग वीडियो हुआ हो, आपको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट के बारे में जानकारी देने में ये वीडियो सक्षम रहा हो और आपके जिंदगी में एक बेहतरीन तरह का वैल्यूएशन इस वीडियो ने किया होगा। अब दोस्तों हमारे साथ जब हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं
तो ऐसी कई चीजें जो हमको पता नहीं होती, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और उन सारी चीजों को दोस्तों यहां पर कवर करने की मैंने इस वीडियो में कोशिश कीजिए। अगर कुछ ऐसा बेनिफिट है जिसके बारे में मैंने नहीं बताया तो जरूर मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। मैं उम्मीद करूंगा कि जब भी हेल्थ इंश्योरेंस रिलेटेड कोई और वीडियो में बनाऊं तो वहां पर वो पॉइंट जरूर यूज करूं, उस बारे में जरूर मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे सकूं, ताकि आपके जिंदगी में और मेरे जिंदगी में एक छोटा सा वैल्यूएशन जरूर हो सके। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।